students, welcome back to my YouTube channel Immunoscience where curiosity meets clarity. So, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं या दाल चावल खाते हैं तो वो क्या हमारी बॉडी उसे कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है? आज हम यही देखेंगे। तो आज हम CBSE क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स समझेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम क्या देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमल्स फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ अ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स ingest solid or liquid complex foods and digest and absorb it internally in the body। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है जहां पे ऑर्गेनिज्म कोई सॉलिड या लिक्विड फूड को पूरी तरीके से इंजेस्ट कर लेता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसे इंजेस्ट करके बॉडी के अंदर ही इंटरनली उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है। इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, that all you can say animals are following these 5 steps। okay, so first step is ingestion। अब ingestion क्या होता है? ingestion is taking in of food। जो फूड मटेरियल को हम माउथ से अंदर ले रहे हैं, okay, that will be a complex food that can be liquid or solid or semi solid any form। okay, so वो जो खाना हमने अपने माउथ के थ्रू अंदर लिया, that step is known as ingestion। that process is known as ingestion। ingestion means taking in of food through mouth। okay, then digestion। ठीक है, ingest कर लिया, अब वो digest होगा। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट किया है उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ना। ओके, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स है या कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकती। उसके लिए हमारी बॉडी को इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, ठीक है, उसको छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है और इसी स्टेप को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है? जो सिंपल कंपाउंड डाइजेशन में तैयार हुए वो सिंपल कंपाउंड का ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना थ्रू विलाई। ओके, वे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलाइज होती है, उस विलाइज के थ्रू जो है इस सिंपल कंपाउंड का ब्लड में जाना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। देन कम्स स्टेप एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी या ग्रोथ के लिए यूज करना। अब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब तो हो गई, ब्लड में चली गई, अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के थ्रू हर एक सेल में पहुंचती है और उस सेल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रोटीन्स जो है हमारे मसल बिल्डिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है हमारा प्रोटीन। तो ये सब जो है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है सेल में जाके हमें ग्रोथ या फिर एनर्जी के लिए हम उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होके हमें मिली, सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुई बाय द विलाई थ्रू इनटू द ब्लड, और फिर वो ब्लड से सेल्स में गई और वो सेल जो है उसको यूज कर रही है टू गिव एनर्जी और फॉर द ग्रोथ। ओके, दिस स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन। फिर लास्ट में आता है इजेशन। अब इजेशन क्या होता है? जो फूड मटेरियल्स जो हम या फूड कंपाउंड्स जो अनडाइजेस्टेड रह गई, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकल जाना, उसको हम कहते हैं इजेशन। एक्सक्रीट आउट हो जाना, उसको कहते हैं इजेशन। तो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा की। ओके, तो अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है या कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? कोई माउथ नहीं होता। अमीबा एक सिंपल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल। इसमें कोई माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई एनस नहीं है। तो ये फूड को इंजेस्ट करता कैसे जब इसके पास माउथ ही नहीं है? तो बेसिकली अमीबा के पास क्या होता है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया।
अब इसमें स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसका मतलब हुआ फॉल्स फीट। तो बेसिकली जो अमीबा होते हैं उनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं या फॉल्स फीट पाए जाते हैं। वो क्योंकि एक सेल है तो उनका कोई लिम्स भी नहीं है कि फीट है या कुछ है, तो उनमें बेसिकली फॉल्स फीट पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ही वो मूवमेंट भी करते हैं और जिसके थ्रू ही वो फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट भी करते हैं। हम देखते हैं कि अमीबा कैसे अपने फूड को स्यूडोपोडिया की मदद से ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो ये एक अमीबा है। एज यू ऑल नो दैट अमीबा का कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, वो एसिमेट्रिकल और एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक ही सेल इसमें होता है और उस सेल के अंदर ही सारे इसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, उसमें वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल अलग होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो उसके मूवमेंट में और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो मेनली वी विल देखेंगे कि फूड वैक्यूल का काम क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जब फूड अमीबा के आसपास आता है, ठीक है, फूड का कोई पार्टिकल अमीबा सेंस करता है, तो क्या होता है कि जो स्यूडोपोडिया है वो फूड को सराउंड कर लेता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया विल सराउंड द फूड पार्टिकल्स, और यहाँ पे एक क्या होगा, ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको एनगल्फ करने के बाद, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के बाद ये फूड वैक्यूल तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो फूड वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है। ये टेम्पररी वैक्यूल है। ठीक है, जब तक इसके अंदर फूड होता है तब तक ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये फूड वैक्यूल नहीं रहता है। ओके, और इस फूड वैक्यूल के अंदर जो है ये फूड प्रेजेंट होता है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, और फिर सेल में बाकी जगह जाके उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप्स हाउ अमीबा गेट्स इट्स फूड। ठीक है, किस तरीके से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो ये हम इस डायग्राम में ये देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है जो माउथ से शुरू होकर एनएस पे खत्म हो जाती है, और हमारा जो सारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। जो हमने 5 स्टेप्स देखे थे एलिमेंट्री कैनाल वो उसके होलोजोइक न्यूट्रिशन के, वो बेसिकली इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जैसे मैंने बताया माउथ से शुरू होता है, तो माउथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब माउथ क्या करेगा? माउथ बेसिकली जब हमने जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, हमारा माउथ जो है बहुत सारा सलाइवा सिक्रीट आउट कर रहा है। ठीक है, अब इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसको हम टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज जो हमने फूड खाया उसमें जो स्टार्च है, ठीक है, उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोस में। ठीक है, ये स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और माल्टोस क्या है? माल्टोस एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? जो हमने फूड खाया उसमें से जो स्टार्च है, उस स्टार्च को उसने माल्टोस या डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ दिया। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम कोई स्टार्ची फूड्स खाते हैं तो वो थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट होता है, बिकॉज जो स्टार्च है जब माल्टोस में टूट रहा है तो माल्टोस जो है वो स्वीट टेस्ट करता है। इस वजह से स्टार्ची फूड हमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो माउथ के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? ईजोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ईजोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये बेसिकली क्या है? पाइप है जो माउथ को स्टमक से जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? जो हमारा फूड पार्टिकल्स है, वो जो फूड हमने खाया बेसिकली वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से
पेरिस्टाल्सिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस के वजह से फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब माउथ में एक चीज क्या होती है, सलाइवा जो है वो बेसिकली डाइजेस्ट तो कर रहा है, उसके साथ साथ जो हमने खाया वो फूड को क्या करता है, बोलस में चेंज कर देता है। बोलस क्या होता है, एक बॉल ऑफ फूड, ठीक है, बॉल में चेंज कर देता है जो हम डाइजेस्ट करते हैं। उसको हम जब सलाइवरी अमाइलेज उसमें मिक्स हो जाता है उसके बाद वो कहलाता है बोलस, ठीक है। तो वो बोलस जो है वो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से, इजोफेगस के पेरिस्टाल्सिस के वजह से, पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, जस्ट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, ठीक है। तो इजोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसके वजह से जो बोलस जो है वो माउथ से स्टमक की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। तो दिस इज इजोफेगस। अब एलिमेंट्री का थर्ड पार्ट है स्टमक, जिसको हम एसिड टैंक भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं अभी देखेंगे, ठीक है। पर स्टमक क्या है, स्टमक एक मस्कुलर पाउच है जिसके अंदर डाइजेशन होता है, ओके। अब बेसिकली स्टमक में 3 सिक्रीशंस होती है, कौन सी, पहला होता है HCl का, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है। अब ये HCl जो है वो रिलीज कौन करता है, पेराइटल सेल्स। हमारे स्टमक में पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। कुछ हमारे स्टमक में पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होता है जो HCl को प्रोड्यूस करता है। अब HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा मैम HCl होता क्यों है स्टमक में जब वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl बेसिकली क्या करता है, जब हम फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ पैथोजन भी इंजेस्ट हो जा रहा है ना। तो अब वो पैथोजन पेट में जाता है और जब पेट में इतना एक स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है HCl, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर रहा है, तुम्हारे जो पैथोजन इंजेस्ट हो गए उसको किल कर देता है, ठीक है। तो HCl का एक काम तो हो गया, किलिंग ऑफ द पैथोजन दैट हैज बीन इंजेस्टेड विद द फूड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। अब जब प्रोटीन डाइजेशन होता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे रोल आता है पेप्सिन का, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन बेसिकली कौन करता है, पेप्सिन। ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है वो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। पेप्सिन अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, इस पेप्सिनोजेन के रूप में पाया जाता है स्टमक में, ठीक है। अब ये पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है और पेप्सिनोजेन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। पेप्सिनोजेन को अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अब इस कन्वर्जन के लिए उसको एक एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो विदाउट एसिडिक मीडियम कन्वर्ट नहीं कर सकता एक्टिव फॉर्म में। तो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजेन को प्रोवाइड करता है सो दैट पेप्सिनोजेन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन एंड द प्रोटीन डाइजेशन कैन बी डन, ओके। और लास्ट है म्यूकस, ठीक है। अब इतना एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में है तो ये स्टमक जल क्यों नहीं जा रहा है ना, हमारी लाइनिंग स्टमक की जल क्यों नहीं रही, तो उसका आंसर क्या है, म्यूकस। हमारे स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है और ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को लाइन कर देता है म्यूकस। तो अब क्या होता है, HCl जो है स्टमक की लाइनिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता, तो म्यूकस जो है बेसिकली स्टमक की लाइनिंग को जलने से प्रिवेंट करता है, बर्न होने, HCl से बर्न होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, द रियल हीरो। रियल हीरो क्यों कहा, क्योंकि यहीं पे आके सारा डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है, ओके। आवर डाइजेशन कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे सिक्रीशंस आते हैं, कई सारे अलग अलग ऑर्गन से भी आते हैं। जैसे पहला आता है पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियास से सिक्रीट आउट होता है, ठीक है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो एक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज आउट हो जाता है। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में बेसिकली क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट क्यों होता है, जो काइन, अच्छा काइन क्या होता है, जो बोलस जो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में उसमें कुछ डाइजेशन हुआ, वो एसिडिक मीडियम में रहा, वो जो है
काइम में बदल चुका है, ठीक है। इसको हम कहते हैं काइम। काइम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक उसके काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ओके। उसके अलावा पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो स्टार्च पे एक्ट करेगा, लाइपेज होता है जो फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा, ट्रिप्सिनोजेन होता है जो अगेन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा होता है बाइल जूस। अब बाइल जूस बेसिकली प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस करता है लीवर, लेकिन वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और डाइजेशन के समय इसी गॉल ब्लैडर के थ्रू इसी गॉल ब्लैडर से एक डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? इट इमल्सिफाइज द फैट। तो फैट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं। उस फैट ग्लोब्यूल्स को पहले लाइपेस फैट ग्लोब्यूल्स पे काम करने लाइपेस का फैट ग्लोब्यूल्स पे काम करने के लिए फैट ग्लोब्यूल्स का छोटा छोटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आता है वो बेसिकली क्या करता है? इसी बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ओके, सो दैट लाइपेस कैन एक्ट ऑन दैट। फिर आता है इंटेस्टिनल जूस। जैसे नाम बोल रहा है इंटेस्टिनल जूस, तो इंटेस्टाइन से ही रिलीज हो रहा है, ओके। इसको हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं, ओके। ये बेसिकली इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिबर कोन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इनसे रिलीज होता है, ठीक। और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें वही लाइपेज होंगे, ठीक है, पेप्टाइडेज होंगे, अलग अलग तरीके के ऐसे ही एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में मदद करता है। फिर कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे सीसीके एंड सेक्रेटिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। सीसीके का फुल फॉर्म बेसिकली है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक। फिर कुछ एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? बेसिकली ट्रिप्सिनोजेन, ये जो पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजेन आया था वो ट्रिप्सिनोजेन एक्चुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पाया जाता है। उस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ट्रिप्सिन जो है उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है जो एक्चुअल में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जब पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? ग्लूकोज में। एंड रिजल्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है डाइजेशन के बाद। प्रोटीन्स कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में, और फैट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। दिस इज द एंड या फाइनल रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। एक छोटा सा टेबल है जिसमें डाइजेशन के मेन सिक्रीशंस के बारे में मैंने लिखा है। तो पहला डाइजेशन का ऑर्गन क्या है? माउथ। माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। तो बेसिकली माउथ में कौन सा सिक्रीशन आता है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये सलाइवरी अमाइलेज कौन से न्यूट्रिएंट को टारगेट करता है? स्टार्च को। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है स्टार्च का? शुगर, जो कि माल्टोस है, ठीक है। शुगर को माल्टोस में, स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। सेकेंड है स्टमक। तो स्टमक में क्या सिक्रीशंस होते हैं? पेप्सिन एंड HCl। ये बेसिकली क्या करता है? टारगेट न्यूट्रिएंट क्या है इनका? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस में बदल देता है। फिर थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला क्या है? ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाज रिलीज करती है। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। फिर आता है लाइपेज, ये भी पैनक्रियाज में पाया जाता है। तो ये बेसिकली किस पे एक्ट करता है? इमल्सिफाइड फैट्स पे, मतलब बाइल जूस ने जिस फैट ग्लोब्यूल को इमल्सिफाई कर दिया है उस इमल्सिफाइड फैट्स पे लाइपेज काम करता है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और लास्ट क्या है? इंटेस्टिनल एंजाइम्स। तो इंटेस्टिनल जूस में कुछ एंजाइम्स मैंने बताया था पाए जाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन सिक्रीशंस के बारे में मैंने इस टेबल में आपको बता दिया है ताकि आपके लिए इजी हो याद रखना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये सारे हमारे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो अपने स्मॉल न्यूट्रिएंट्स या बोल सकते हो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब एब्जॉर्प्शन में
एब्जॉर्प्शन होगा कैसे? तो बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। ठीक है, बेसिकली क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। अब ये विलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं विलाई के आसपास। तो बेसिकली जो हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हुए जाके डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो विलाई के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली विलाई का काम क्या है? तो अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक नॉर्मल सरफेस होता, ठीक है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का नॉर्मल सरफेस, अगर कोई विलाई प्रेजेंट नहीं होता। विलाई मैंने क्या कहा? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये भी एक सर्कुलर ओवलिश एक शेप है, ये भी एक ओवलिश शेप है। ठीक है, लेकिन इस शेप में अंतर क्या है? सरफेस एरिया का, है ना। इस शेप का सरफेस एरिया जो है वो इस शेप के सरफेस एरिया से क्या है? स्मॉलर है। ठीक है, कम है। तो विलाई का मेनली पर्पस क्या होता है? विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छे से और जल्दी हो पाता है। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट हुआ वो एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद अब कुछ जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पास डाउन हो जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेस्ट में, जिसको हम कहते हैं स्टूल। है ना, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? इस अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सेस वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है वेस्ट, जिसको हम कहते हैं स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये स्टूल जो है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने देखा माउथ से इंजेशन हुआ फूड का, और लास्ट जो हुआ जो कि इंजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू। ठीक है, और इसके बीच में हमने हमारे डाइजेशन के सारे प्रोसेस हुए फ्रॉम माउथ टू एनस के बीच में। ठीक है, माउथ से इंजेशन हुआ, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो है एसिमुलेट कर जाते हैं, सेल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे। बट फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो एक्सेस वाटर था वो एब्जॉर्ब हो गया, अब वो थोड़ा सा सेमी सॉलिडिश फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब ये वेस्ट जो है जो स्टूल बन गया है, जिसको हम स्टूल भी कहते हैं, वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल गया, एक्सक्रीट आउट हो गया। ओके, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इस पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? HCl हैज बेसिकली 2 रोल्स। फर्स्ट, टू किल द इंजेस्टेड पैथोजेंस। ओके, जो पैथोजन हमारे फूड के साथ हमने इंजेस्ट कर लिया गलती से, वो उनको किल करना। एंड सेकेंड, टू मेक द stomach medium acidic so that the inactive pepsinogen can be converted into pepsin so that the protein digestion can occur smoothly. Okay, तो ये 2 रोल होता है HCl का। सेकेंड, why herbivores have long small intestine than carnivores? तो हर्बीवोर्स में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है वो थोड़ा लंबा होता है देन कार्निवोर्स। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि द फूड द हर्बीवोर्स ईट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, एंड सेल्यूलोज इज लॉट हार्डर टू डाइजेस्ट देन द मीट। ओके, कार्निवोर्स क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, लेकिन हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज बहुत ज्यादा हार्ड होता है टू डाइजेस्ट,
सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, मीट को डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता है। उसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हार्बीवोर्स में थोड़ा ज्यादा लॉन्ग होता है, लंबा होता है देन कार्निवोर्स। ओके, थर्ड, व्हाट पर्पस डज द ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई सर्व? तो जो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं टू एड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें क्या होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, बहुत ह्यूज नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली ये जो ब्लड कैपिलरीज इतने सारे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होती है ब्लड में और फास्ट एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो बेसिकली दिस ब्लड कैपिलरीज जो है विलाई की, वो बेसिकली क्या कर रही है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाता है जब ब्लड कैपिलरीज वहां पे आसपास ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो इसके आंसर मैंने बता दिए। तो ये था हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पूरा ब्रेकडाउन, ठीक है। और एग्जाम में स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है, उसके एंजाइम्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो बेसिकली जितने भी आपके एंजाइम्स है और जो डाइजेस्टिव कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में जो जो पार्ट्स मैंने बताया उनके फंक्शंस और एंजाइम्स जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इम्यूनो साइंस वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स क्लैरिटी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।